हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस डिटरमिनेंट के थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग माइनर और कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है उसको आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। फिर उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग माइनर और कोफैक्टर की प्रॉपर्टी को सीखेंगे और प्रॉपर्टी पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो माइनर और कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हमारे सामने बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले उसको करेंगे फिर माइनर और कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसा कि हमारे सामने लिखा हुआ है कि कंसीडर अ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। आपको एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कंसीडर करना है और जहां पर आपको aij इक्वल टू 2i प्लस जे एक इक्वेशन दे रखी है और हमें उस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? उस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। ओके, जैसे हम लोगों ने क्या किया, पहले सॉल्यूशन की अगर बात करें, देखिएगा थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट। अभी बताइए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया हुआ था कि थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है उसमें 3 रो और 3 कॉलम्स होते हैं। 3 रो और 3 कॉलम्स होते हैं। तो हम लोग एक 3 रो और 3 कॉलम्स का एक डिटरमिनेंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। हम लोगों ने एक थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कंसीडर करते हैं। वो मान लिया क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये आपका थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। a12 का मतलब ये रो का नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये सेकंड वाला कॉलम नंबर को। तो a12 कौन सा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। a13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। आप देख सकते हैं इस डिटरमिनेंट में 3 रो है ना, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और इसके अंदर ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें A31 की, तो A31 में क्या है, ये 3 है, ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो देखिए ना, ये वाला एलिमेंट थर्ड रो में है और 1 मतलब क्या रिप्रेजेंट कर, फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने जनरल वे में एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को लिख लिया, कंसिडर कर लिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है और वो इक्वेशन क्या दे रखी है, aij इक्वल टू 2i प्लस जे। ये आपको दे रखा है। ये आपका रो नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका कॉलम नंबर रिप्रेजेंट करता है। रो नंबर और कॉलम नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब हमें क्या करना है, बस a11 a12 a13 a21 a22 a23 इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे जब हम लोग a11 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a11 में ये i की वैल्यू हो जाएगी और ये वाला 1 है, ये j की वैल्यू हो जाएगी। तो जब जो इक्वेशन आपको दे रखी है उस इक्वेशन में i और j की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमें a11 की वैल्यू मिल जाएगी। जब यहाँ 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया तो a11 मिल रहा है। तो i की वैल्यू 1 पुट की, j की वैल्यू 1 पुट की, तो आपको क्या मिला, a11 की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। इसी तरीके से जब a21 की वैल्यू फाइंड करेंगे, a12 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब a12 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये i हो गया, ये हमारा j हो गया। जब इसको इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 4। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि a12 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके से हम लोग a13 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब a13 की वैल्यू फाइंड करें तो 2 इंटू 1 प्लस का 3 हो जाएगा और a13 की वैल्यू यहाँ से आपकी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी प्रकार हम लोग a21 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो a21 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार a22 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये i हो गया, ये आपका j हो गया। तो जब और इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे i और j की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, a22 मिलेगा और क्या हो गया, 2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या हो गया, a22 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर उसके बाद
A23 की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब A23 की वैल्यू फाइंड तो 2 इंटू 2 प्लस का 3 आएगा और आपकी A23 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। फिर हम लोग इसी प्रकार से A31 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जब A31 की वैल्यू को फाइंड करने गए तो क्या मिला, 2 इंटू 3 प्लस का 1, मतलब A31 की वैल्यू आ गई आपकी 7। कितनी आ गई, 7 आ गई। फिर A32 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। A32 की जब वैल्यू को फाइंड किया तो 2 इंटू 3 प्लस का 2, तो A32 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई। कितनी आ गई, 8 आ गई। फिर इसी प्रकार से हम लोग A33 की वैल्यू को फाइंड करें। जब A33 की वैल्यू को फाइंड करते हैं, A33 की वैल्यू को फाइंड किया तो 2 इंटू 3 प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ से आपके A33 की वैल्यू 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो हम लोगों ने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 की वैल्यू को फाइंड कर लिया और उन वैल्यू को फाइंड करने के बाद इस डिटरमिनेंट के अंदर उन वैल्यू को पुट कर दीजिए। जब हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया, A11 की वैल्यू आपकी 3 है, A12 की वैल्यू आपकी 4 है, A13 की वैल्यू आपकी 5 है, A21 की वैल्यू आपकी 5 है, A22 की वैल्यू आपकी 6 है, A23 की वैल्यू आपकी 7 है और A31 की जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी 7 है। A32 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, 8 है और A33 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 9 है। तो देखिए आपको ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिल गया। क्या मिल गया, ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिल गया। तो यही तो बताना था कि थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होगा। अब ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल लिया, अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताइए, आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। अब उसकी वैल्यू को जब फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, R1 के अलॉन्ग, रो 1 के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन लेंगे तो प्लस माइनस प्लस। जब इसको एक्सपेंड किया तो 3 के ऊपर प्लस है तो प्लस का 3। अब 3 जिस रो में, जिस कॉलम में है, जिस कॉलम में इसको डिलीट करने के बाद बाकी बचे एलिमेंट को एज इट इज़ लिख दीजिए। ये चीज़ें मैं आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर को जाकर देखें तुरंत। तो 4 के ऊपर साइन है माइनस का, तो माइनस का 4। अब इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो 5, 7, 9 ये आप क्या हो गया। फिर इसके बाद आप प्लस का 5 आएगा। ये 5 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको डिलीट किया, बाकी बचे एज इट इज़ एलिमेंट को लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो कितना आया, 54, 8 इंटू 7 कितना हो गया, 56, माइनस का 4, 45, माइनस का 49, ओके, प्लस 5, 40, माइनस का 42। इसे सॉल्व करिए तो 3 इंटू माइनस का 2, माइनस का 4, यहाँ से आपको माइनस का 4 मिलेगा, यहाँ से आपको 5 इंटू माइनस का 2 मिलेगा। ये माइनस का 6 हो गया, ये प्लस का 16 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ गई। तो देखिए थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम लोग माइनर और कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो जैसे माइनर कोफैक्टर मतलब कोई भी डिटरमिनेंट होगा, उसके किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके सामने मान लीजिए एक आपने कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लिया। इस थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे ले लिया, मान लीजिए A11 है, A12 है, A13 है। फिर इसके बाद A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, A31, A32, A33 हो गया। ये हम लोगों ने एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कंसीडर कर लिया। अब हम लोग इसमें पहली चीज़ क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइनर। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी एलिमेंट का हमें क्या निकालना, माइनर। तो माइनर ऑफ एलिमेंट Aij, कोई भी Aij मतलब ith रो और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है उसे
AIJ बोलेंगे ना, AIJ मतलब ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है, ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट का हम लोगों ने माइनर फाइंड करना है। अब एक बात और समझिएगा, माइनर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, MIJ, ये आपको हर जगह मिलेगा। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा MIJ, मतलब ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। इसका मतलब यही होगा। अब देखिएगा ये क्या होगा, इट इज द डिटरमिनेंट, it is the determinant formed by leaving that row and that column, leaving that row and that column in which element AIJ is present। देखिए AIJ एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में प्रेजेंट होगा, उस रो और उस कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे। लीविंग मतलब छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उनको एज इट इज़ एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, वही उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा, वही डिटरमिनेंट उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। जैसे मतलब जैसे आपने यहाँ पे सुनिए, जैसे आपको यहाँ पे निकालना है माइनर ऑफ A23, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, लिखा मिलेगा M23। तो मतलब अगर आपको A23 एलिमेंट का माइनर निकालना है तो A23 जिस रो में है, इस रो में है, और किस कॉलम में, इस कॉलम में है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दीजिए। जब ये रो और ये कॉलम डिलीट किया तो आपके पास जो एलिमेंट बचे A11, A12, A31, A32, इनको एज इट इज़ एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, A11, A12, ठीक है, A31, A32, ठीक है। यही डिटरमिनेंट इस एलिमेंट A32 का माइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। जैसे और बात करें, जैसे हम लोगों ने बात की माइनर ऑफ, पूछ रहे हैं माइनर ऑफ A21, क्या पूछा जा रहा है, A21, इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, M21। तो अगर A21 एलिमेंट का हमें माइनर बताना है तो A21 जिस रो में है, इस रो में है, और जिस कॉलम में है उसको डिलीट किया, तो A21 एलिमेंट देखिए इस वाली रो में है, और A21 इस वाले कॉलम में है, इस वाले कॉलम में है, ठीक है। तो इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट किया, बाकी बचे जो एलिमेंट है A12, A13, A32, A33, उनको एज इट इज़ डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। लिखने के बाद जो डिटरमिनेंट आएगा वही उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखिए जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है 3 माइनस का 1 और 7, ओके। फिर इसके बाद दे रखा है 2, 4, 5, इसके बाद दे रखा है 11 माइनस का 2 और 8। ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है और आपसे पूछा गया है M12 एंड सेकेंड चीज़ क्या पूछी गई, M33। क्या पूछा गया, M33 पूछा गया है। तो M12 का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर बताना है। हमारे पास ये फर्स्ट रो हो गई और सेकंड कॉलम ये हो गया। इस
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -1। हमें -1 एलिमेंट का माइनर बताना है, तो माइनर निकालते हैं M12। तो जब निकालने जाएंगे -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, उसे लीव कर दीजिए। तो -1 इस रो में था, इस वाले कॉलम में था, इसको डिलीट किया। इसको डिलीट करने के बाद आपके पास एलिमेंट दिख रहे होंगे 2, 5, 11, 8 बच रहे हैं, उनको एज इट इज़ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। यही -1 एलिमेंट का माइनर हो जाएगा, मतलब M12 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद इसे इतना मत छोड़िए, इसको आगे सॉल्व कीजिए। जैसा आप देख रहे होंगे ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर 2 रो हैं, 2 कॉलम है। सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करना सीखा था। तो इसको सॉल्व करते, इन दोनों के मल्टीप्लाई में से इन दोनों के मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कर दिया 11 × 5, तो ये 16 आया, ये -55 आया। फाइनल आंसर आपका -39 आ गया। इसके बाद हम लोग M33 को निकालने चलते हैं। तो जब M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो थर्ड रो ये आपकी हो गई, थर्ड रो आपकी ये हो गई और थर्ड कॉलम आपका ये हो गया। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपको कौन सा मिल रहा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपको 8 मिला। इस 8 एलिमेंट का हम लोगों को माइनर बताना है। तो ये 8 एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में है, जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। 8 इस वाले रो में था, इसको डिलीट कर दिया, इस वाले कॉलम में था, इसको डिलीट किया। बाकी जो एलिमेंट बच रहे हैं 3, -1, 2, 4, उनको एज इट इज़ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो लिखते हैं तो क्या मिलेगा, 3 - 1, 2, 4। ये आपको सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल गया। अब इस सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई में से इन दोनों के मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करते हैं 3 × 4 -2 × -1। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 12 +2 = कितना आ जाएगा, 49। ये आपका M33 की वैल्यू हो गई, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट 8 का ये माइनर आ गया, कितना आ गया, 14 आ गया। ये आपने माइनर निकालना सीखा। अब एक और इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को लिया, एक सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के ऊपर भी इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे सामने एक हमने क्वेश्चन लिया, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया, तो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे तो जैसे हम लोगों ने लिया यहाँ पर 4 -7 और -3 2 लिया। ये आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसके अंदर 2 रो 2 कॉलम है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि M21 की वैल्यू बताइए और M11 की बताइए। मतलब क्या हो गया कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर बताइए, और यहाँ क्या पूछा गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर बताइए। तो जब आप माइनर निकालने गए M21, क्या निकालने गए, M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये आपकी सेकेंड रो हो गई और ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, वो -3 मिलेगा। इस -3 का हमें माइनर निकाला। -3 जिस रो में है इसको डिलीट किया, इस वाली रो में था इसको डिलीट किया, और किस वाले कॉलम में था, इसमें। तो जो बचा एलिमेंट कौन सा बचा, -7, उसे एज इट इज़ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। अब ये आप देख रहे हो कि फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है, इसके अंदर एक ही रो है एक ही कॉलम है, और फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में जो अंदर एलिमेंट लिखा होता है वही फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है। तो इसके अंदर -7 लिखा, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, -7 हो गया। फिर इसके बाद M11 की बात करें, किसकी बात करें, M11 की। M11 की बात करते हैं तो ये क्या मतलब हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का हमें माइनर बताना है।
तो फर्स्ट रो कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई, और फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा, ये हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आपको क्या मिला, 4। इसका हमें माइनर निकालना है, तो ये 4 जिस वाली रो में है, इस वाली रो में है, इस वाले कॉलम को डिलीट किया। जब डिलीट करेंगे तो आपके पास एलिमेंट बचेगा 2, उसे एज इट इज डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, तो आपके पास जो एलिमेंट बचा वो क्या बचा, 2 बचा, और इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपने माइनर निकालना सीख गया। इसके बाद हम लोग माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। तो चलिए अब कोफैक्टर की बात करते हैं, कोफैक्टर की बात करते हैं। देखिएगा, अब हम लोग सेकंड चीज़ माइनर के बाद क्या सीखने जा रहे हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट ए आई जे। जिस तरीके से माइनर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे ना, एम आई जे, कैपिटल एम आई जे, उसी तरीके से हम लोग कोफैक्टर को भी एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से, सी आई जे, सी आई जे, मतलब हम लोग आईएथ रो और जेथ कॉलम का जो एलिमेंट है ए आई जे, उसका हम लोग कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। ये सेम बात हो गई, इसे शॉर्ट फॉर्म में सी आई जे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए, हम लोग अगर कोफैक्टर को अगर एक लाइन में समझे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइंड इंटू माइनर। क्या, साइंड इंटू माइनर, मतलब जिस एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं उसका साइन निकालें और उसका माइनर निकालें। साइन निकाल करके उस एलिमेंट के माइनर में मल्टीप्लाई कर दें, वही उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। इसको और अगर माइनर निकालना तो आप सीख लें। अब साइंड को अगर सीखें, साइंड को एक अगर शब्द में बोलें तो क्या बोल सकते हैं, साइन कन्वेंशन। क्या बोल सकते हैं, साइन कन्वेंशन, मतलब उस एलिमेंट का साइन कितना होगा, मतलब, और इसको लिख दें साइन विथ ए आई जे, मतलब ए आई जे जो एलिमेंट होगा, आईएथ रो और जेथ कॉलम का जो एलिमेंट होगा ए आई जे, उसका साइन क्या होगा। तो उस एलिमेंट का साइन अगर फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं कि रो नंबर और कॉलम नंबर को सम करें, रो नंबर आई और जे, कॉलम नंबर जे, रो नंबर और कॉलम नंबर को सम करके -1 की पावर कर दें। क्या कर दें, रो नंबर आई और कॉलम नंबर जे का सम करके उसे -1 की पावर कर दें, वही उस एलिमेंट का साइन हो जाएगा। ओके, अब अगर इसको फिर से थोड़ा सा लिखें तो हम लोग को फैक्टर को अगर फिर से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन मतलब आपका क्या निकलेगा, -1 की पावर आई प्लस का जे इंटू माइनर, क्या होगा, माइनर। तो ये आप डायरेक्ट एक लाइन में इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कोफैक्टर इक्वल टू जिसका भी कोफैक्टर निकालेंगे, जिस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालते हैं तो साइन इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्या समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, उससे हम लोग लिखेंगे। मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ जो मैंने लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, कोफैक्टर इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर, मतलब किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो उस एलिमेंट का आप साइन निकालिए। साइन निकालना है मतलब उसके रो नंबर और कॉलम नंबर का सम करके -1 की पावर कर दीजिए, वो साइन निकल आएगा। फिर उसी एलिमेंट का माइनर निकाल के उसी साइन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3, ओके। फिर एक आपके सामने दे रखा है -3 2 -1, एक आपके और लिखा है 2 -4 और 3 ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको कोफैक्टर निकालना है, C11 निकालना है, C12 निकालना है, C13 निकालना है, और क्या निकालने बोलते हैं, C23 बोल देते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू निकालिए, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, इसका मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर को फाइंड करना है, ओके।
अब फाइंड करते हैं, देखिएगा C11 का मतलब हो गया क्या, वही फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, मतलब -1 की पावर क्या करेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर का सम करके -1 की पावर कर देंगे, 1 + 1 हो जाएगा, इनटू जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं इनटू क्या कर देंगे, उसी एलिमेंट का क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा M11। ओके, अब देखिए C11 इक्वल टू क्या हो गया, -1 की पावर 2, तो 1 का -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू M11। अब अगर आप M11 निकालते हैं तो M11 निकालना आपने सीखा है माइनर, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का, फर्स्ट रो ये हो गई, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर माइनर निकालना है, तो ये एलिमेंट का हमें क्या निकालना, माइनर, तो ये एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको डिलीट किया, बाकी बचे कौन कौन से एलिमेंट, 2 -1 -4 3, वही क्या हो गया उसका माइनर हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 -1 -4 3। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 -4, तो कितना हो गया, ये C11 की आपकी फाइनल वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। ओके, कितनी आएगी, 2 आएगी। फिर इसके बाद हम लोग C12 की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम लोग C12 की वैल्यू फाइंड करने गए तो क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस का 2। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, साइंड मतलब साइन कैसे निकालेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर का सम करके -1 की पावर कर देंगे, फिर इनटू उसी एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहा है उसी एलिमेंट का माइनर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनर क्या हो M12। ओके, तो -1 की पावर 3 मतलब माइनस का 1 आएगा, इंटू M12 की निकालेंगे, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 है, उसका हमें माइनर निकालना, तो ये 2 जिस रो में है जिस कॉलम में इसको डिलीट किया, आपके पास क्या क्या एलिमेंट बचे, -3 -1 2 3, वो लिख दिया, ये हो गया माइनर आपका 2 3। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस ये कितना आएगा, -9 और प्लस का 2, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 7 मिलेगा, क्या मिलेगा 7, ये आपका C12 की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद हम लोग और चर्चा करते हैं, देखिएगा इसकी वैल्यू बेटा क्या आई थी आपकी 2 आई, इसकी वैल्यू आपकी क्या आई बेटा 7 आई, इसकी वैल्यू अब निकालने जा रहे हैं, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो C13 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, C13 की तो -1 की पावर 1 प्लस का 3 इंटू M13 हो जाएगा। ओके, -1 की पावर 4 मतलब 1 आ जाएगा, इंटू M13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 3, इसका हमें 3 का, किसका 3 का हमें माइनर निकालना, तो 3 जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको डिलीट किया, बाकी बचे एलिमेंट को एज इट इज़ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, तो कितना -3 2 4 -4, इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 -4 कितना आ गया 8 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि C13 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 8 आ रही है। ओके, तो C13 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 8 मिल गई। अब हम लोग C23 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट आपको क्या मिलेगा -1 का हमें कोफैक्टर निकालना है, तो C23 इक्वल टू मतलब -1 की पावर 2 प्लस का 3 इंटू M23 कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा -1 की पावर 5 मतलब -1 इंटू M23। तो अब इस एलिमेंट का आपको M23 मतलब इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना, तो ये -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट किया, ये डिलीट किया, आपके पास एलिमेंट क्या बचे 1 2 2 -4 एज इट इज़, उन्हें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, तो -1 इंटू इसको सॉल्व किया -4 -4, ये कितना आ गया -8 इंटू -1 कितना 8 आ गया। तो C23 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, कितनी आ गई 8 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। अब माइनर और कोफैक्टर तो निकालना अब हम सीख गए, अब इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं उन प्रॉपर्टी को पहले लिखूंगा, लिखने के बाद आपको समझाऊंगा, समझाने के बाद उस पर मैं क्वेश्चन करूंगा। तो जैसे आपके सामने मैं प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ, लिखिए देखिएगा, डिटर्मिनांट
ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स is equal to the sum of the product of any रो। जो ये प्रॉपर्टी रो के लिए भी होल्ड, रो के लिए मैं लिख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये कॉलम के लिए भी होल्ड करेगी, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं, और कॉलम, मतलब मैं रो के लिए आपको बता रहा हूं तो ऑटोमेटिक आप जान जाइए कि ये कॉलम के लिए भी ट्रू है। ठीक है, विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। देखिएगा ये प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, इस प्रॉपर्टी का क्या कहना है मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, विथ देयर करस्पॉन्डिंग फैक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप डिटरमिनेंट के किसी भी रो को उठाइए, रो को उठाने के बाद उसके जो एलिमेंट्स है उनके एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालिए। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे उन प्रोडक्ट्स का सम करिए। सम जो आता है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आता है। क्या आता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम ले रहे हैं, ठीक है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपको थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। क्या करिए कि आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए C11 बोल दिया। A12 का जो कोफैक्टर निकाला उसको क्या कहेंगे, C12 बोलेंगे, और A13 का एलिमेंट का जो कोफैक्टर निकालेंगे उसे C13 बोल दिया। क्या बोल दिया? C13 बोल दिया। अब इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर निकाला उस कोफैक्टर को इसी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करिए, और इसमें भी क्या करिए, हम इस रो के लिए काम कर रहे हैं। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकालने के बाद इसी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला, इस कोफैक्टर निकालने के बाद इसको इसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस रो के लिए काम किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या आपको जैसे मिलेगा, देखिए A11 इंटू C11, इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला तो इसको इसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर को इसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला और इसी एलिमेंट, इसका कोफैक्टर यह है, इसके कोफैक्टर को इसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए प्रोडक्ट आपको मिले, और इन प्रोडक्ट का आप क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी, मान लीजिए वो डेल्टा इक्वल टू है, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसके सम के, इसके प्रोडक्ट के सम के इक्वल आएगी। क्या आएगी? प्रोडक्ट के सम के इक्वल आएगी। समझ गए आप कहना? जैसे आप ये काम इस रो के लिए, क्या किसी भी रो के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली रो के लिए काम करते हैं। अब मान लीजिए ये एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स का हम लोगों ने कोफैक्टर निकाला, और इस एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर मान लीजिए क्या आएगा, C31 आएगा। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या बोलेंगे, C32 बोलेंगे। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या बोलेंगे, C33 बोलेंगे। अब इसका कोफैक्टर जो आया इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो कोफैक्टर आया इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो कोफैक्टर आया उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लोग करते हैं तो A31 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया, C31। A32 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया, C32। A33 के साथ किसका मल्टीप्लाई किया, C33।
अब जो प्रोडक्ट आया उनका सम कर दीजिए और सम आने पर जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो यही ऐसे ही चीज़ आप कॉलम के साथ भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ था, कोफैक्टर निकाल रहे थे, उसी क्वेश्चन में हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी उसमें होल्ड कर रही कि नहीं होल्ड कर रही। तो इसी बात को उस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको, आप देख सकते हैं पीछे मैंने जो क्वेश्चन कराया हुआ था आपको, उसमें चेक करते हैं इस चीज़ को। आपने जब ये क्वेश्चन लिखा, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 -3 2 माइनस का 1 2 -4 और 3। ठीक है, आप पहले क्या कर लीजिए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाल लीजिए। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सिखाया है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन किया, इसे R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने जा रहे हैं, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। साइन कन्वेंशन करेंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 जिस रो जिस कॉलम, इसको डिलीट किया, बाकी बचे एलिमेंट को लिख दीजिए। 2 के ऊपर माइनस है तो -2 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, -3 2 माइनस का 1 3। इसके बाद 3 के ऊपर क्या साइन है, प्लस का 3 जिस रो में है, जिस कॉलम में, इसको डिलीट किया, बाकी बचे जो एलिमेंट उनको एज इट इज डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिएगा, तो कितना आएगा, 6 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 9 प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 3 12 माइनस का 4। जब इसे आपने सॉल्व किया तो ये 2, ये माइनस का 7 प्लस का 14 आ गया, ये कितना आएगा 3 और इंटू 8। ओके, तो ये 16 प्लस 24 इक्वल टू 14। मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, वो 14 आएगी। मैं इसको एक जगह नोट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इस पर फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि वो होल्ड करती है कि नहीं करती है। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 14 आ रही है। कितनी आ रही है, 14 आ रही है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, उसको इस पर अप्लाई करके देखते हैं। देखिएगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का, आपने इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला हुआ था C11। तो C11 जो निकाला हुआ था, जो C11 क्या निकला हुआ था, मेरे पास लिखा हुआ है C11 2 आया था। C12 आपका कितना आया हुआ था, C12 आपका 7 आया हुआ था, और C13 जो आपका आया हुआ था वो आया हुआ था 8 आया हुआ था। ठीक है, ये C11 क्या है, 1 एलिमेंट का कोफैक्टर है, और C12 जो है वो 2 एलिमेंट का कोफैक्टर है, और C13 आपका -1 एलिमेंट का कोफैक्टर है, 3 एलिमेंट का कोफैक्टर है। C13 3 एलिमेंट का कोफैक्टर है। अब देखिएगा, अब इसके कोफैक्टर को इसी के साथ मल्टीप्लाई करिए, इसी के कोफैक्टर को, इस 1 के कोफैक्टर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 का कोफैक्टर क्या है, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 7। 3 का कोफैक्टर क्या है, 8। अब 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 8। अब इसका सम कीजिए, सम करने के बाद देखिए क्या आएगा, तो कितना हो गया, 2 14 क्या 24, ये 16 प्लस 24 इक्वल टू क्या आएगा, 40। देखिए प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। मतलब जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई हुई थी ना, कि इस एलिमेंट, कोई भी किसी भी रो के एलिमेंट्स को उठाइए, उनके कोफैक्टर्स को फाइंड करिए, उन्हीं जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड किया है उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उनका सम कीजिए, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। देखिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 14 आ रही थी, और वही प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। देखिए वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये आप किसी भी रो पे आप चेक कर सकते हैं। मैंने R1 पे चेक किया, आप R2 में चेक करिए, कॉलम में चेक करिए, किसी भी कॉलम में, तो प्रॉपर्टी हमेशा ये होल्ड करेगी। अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसको समझते। पहले मैं उस प्रॉपर्टी को लिखूंगा, तो मैं प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ। देखिएगा, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो
और कॉलम, मतलब जो चीज़ रो के लिए ट्रू है वो ऑटोमेटिक कॉलम के लिए ट्रू होगी, ठीक है। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड with cofactors of any other row या और कॉलम then their sum is zero, देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जैसे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड किया, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के एलिमेंट्स का हमने कोफैक्टर फाइंड किया और उन कोफैक्टर्स को किसी दूसरी रो के उस रो के अलावा किसी दूसरी रो में मल्टीप्लाई करके उनका सम निकाला, तो जो सम आएगा वो ज़ीरो आएगा। क्या लिखा है? सम क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। जैसे समझिए, जैसे मैंने एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब क्या करिए, जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट्स का आपने कोफैक्टर निकाला, उसे क्या बोल दिया? C21 बोलेंगे। इस एलिमेंट्स का आपने कोफैक्टर निकाला, उसे क्या बोलेंगे? C22 बोलेंगे। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, उसे आप क्या बोलेंगे? C23 बोलेंगे। अब ये कोफैक्टर निकाले, इन कोफैक्टर्स को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए हम लोग इस रो रो 1 के पहली रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिएगा A11 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर दें C21 को, A22 के साथ जो मल्टीप्लाई कर दें हम लोग किसको? C22 को, और A13 के साथ हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर दें? C23 को। कितना किसको मल्टीप्लाई? C2। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आया, जो आया उनका सम कर दें। उनका क्या कर दें? सम कर दें। जो सम आएगा वो कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। वो क्या आएगा? सम ज़ीरो आएगा। ये चीज़ कॉलम्स के लिए भी होल्ड करती है, ठीक है। तो आप जो मैंने एग्जांपल पहले कराया था उसी एग्जांपल में इस प्रॉपर्टी को भी चेक कर सकते हैं। इस पे एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन करते हैं, उससे और भी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। कंसीडर द डिटर्मिनेंट। हम लोगों ने एक डिटर्मिनेंट को कंसीडर किया। वो डिटर्मिनेंट क्या है उसको समझिए। वो डेल्टा इक्वल टू LMN XYZ PQR, ये आपके सामने डिटर्मिनेंट दे रखा है। अब देखिएगा MIJ का मतलब है, इसमें दे दिया है। MIJ का मतलब क्या होता है? माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मतलब ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट्स का माइनर होगा, उसे MIJ से डिनोट करेंगे। और CIJ का मतलब आप जानते ही हैं, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट का जो कोफैक्टर है उसे हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? CIJ से। ओके, ये बात ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर इस क्वेश्चन में दिया था तो मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। द वैल्यू ऑफ PC21, ठीक है, QC22
R C23 ये आपको दे रखा और इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं वो लिख देते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 0, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है माइनस का डेल्टा, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है डेल्टा, और डी ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, डेल्टा स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, डेल्टा स्क्वायर दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें इसकी वैल्यू बताई गई है, ये P इंटू C21, Q इंटू C22, R इंटू C23 लिखा हुआ है। आप देखिए जो P और Q हैं, जो P यहाँ पे P और Q और R एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो हैं। क्या है, थर्ड रो है। ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये आपके थर्ड रो के एलिमेंट है, ठीक है। अब C21 जो है, C21, C22 और C23 जो एलिमेंट्स हैं आपके, ये कोफैक्टर हैं। क्या है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर कौन सी रो के एलिमेंट्स के हैं, ये देखिए C21 X का है, देखिए ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, X है, तो X का कोफैक्टर क्या है, C21। C22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, Y, तो Y का ये C22 का कोफैक्टर। इसी तरीके C23 Z का कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर ऑफ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो क्या है, सेकेंड रो है, सेकेंड रो है। अब आप ध्यान से देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं कि किसी रो के कोफैक्टर्स को निकाल करके किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी रो के कोफैक्टर को निकाल करके किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, फिर उनका सम निकालना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिए, क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ए इक्वल टू ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। उस क्वेश्चन में बोला गया है XC21 प्लस YC22 प्लस ZC23 क्या करेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर X इंटू C21, Y इंटू C22, Z इंटू C23 दे रखा है। अब देखिएगा X और Y और जो Z हैं वो आपके सेकेंड रो के एलिमेंट है। किसके हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट है, सेकेंड रो के एलिमेंट है। क्या है, सेकेंड रो के एलिमेंट है। तो X, Y और Z हैं सेकेंड रो के एलिमेंट, और C21, C22, C23 भी क्या है, इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं। X का कोफैक्टर C21, Y का कोफैक्टर क्या है आएगा, C22 तो बोला जाएगा, और Z का कोफैक्टर C23। अब देखिएगा इस रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला, और कोफैक्टर को निकाल के उन्हीं एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दिया गया। तो यह फर्स्ट प्रॉपर्टी को याद करिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही तो बोला था, उनका जो सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। तो मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस डिटरमिनेंट के क्या आएगी, इक्वल आएगी। मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। उस अगले क्वेश्चन को भी समझिएगा, वो और अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है QM12। क्या दे रखा है, QM12। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, एक सेकेंड, QM12 मत लीजिए, आप ले लीजिए, एक मिनट, M, ठीक है, 12 M इंटू 12, ठीक है, माइनस Y M21, ठीक है। फिर इसके बाद Y के बाद Q M32 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को पूछा गया है, इसकी वैल्यू को पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन आपने देख ही लिए हैं, अब मैं ऑप्शन तरफ कर दे रहा हूँ। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
आप क्या करिए, सीधा यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जिस एलिमेंट्स का माइनर निकाल रहे हैं आप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो आप उसी कोफैक्टर निकालिए। यहाँ पर M12 है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, C12 निकालेंगे। यहाँ M21 है तो आप क्या निकालिए, C21 निकाल लीजिए। M32 है तो आप क्या निकालिए, C32 निकालिए। तो जब आप C12 निकालने जाएंगे तो क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, M12 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा C12 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का M12 हो गया। और देखिए आप M12 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का C12 लिख सकते हैं। C12 क्या हो जाएगा, C12 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करिएगा कि M21 दे रखा है तो आप क्या निकालिए, C21 निकालिए। C21 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस का 1 हो जाएगा। 2 यहाँ कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, कर लीजिएगा। तो C22 जब आप करेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 2 तो M22। ठीक है, क्या हो जाएगा, C22 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, M22। ठीक है, तो M22 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C22। ये आपने निकाल लिया। फिर इसके बाद आप क्या करिए, इसको मैं रफ करता हूँ। इसको करने के बाद आप किसकी वैल्यू निकालिए, M32 दे रखा है तो आप C32 की वैल्यू निकालिए। तो C32 की वैल्यू जब निकालने गए तो -1 की पावर 3 प्लस का 2 इंटू M32। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व किया, आपने आगे सॉल्व किया तो C32 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस का 2 तो 5, तो -1 की पावर 5 मतलब माइनस का M32। अब M32 इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, माइनस का C32। ठीक है, अब देखिएगा आप क्वेश्चन में M12 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, M22 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, M32 की वैल्यू को पुट करिए। तो जब आप क्वेश्चन में पुट करने जाएंगे, जब आप क्वेश्चन में पुट करेंगे इक्वल टू डेल्टा लिखा है, आप क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन क्या नहीं मिलेगा, M इंटू क्या आएगा, माइनस का M12 माइनस का C12 माइनस Y। M22 की जगह क्या पुट करेंगे, C22 प्लस Q इंटू M32 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का C32 आ जाएगी। अब इसकी जगह हमने पुट किया, पुट करने के बाद हमें क्या मिला, अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, M C12 माइनस Y C22, ये क्या आएगा, माइनस Q C32। ओके, ये आ गया। फिर इसको आगे जब और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद देखिएगा यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया तो M इंटू C12 प्लस Y इंटू C22 प्लस Q इंटू C32, क्या है, C32। ओके, MYQ C32। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, M है और जो Y है और जो Q हैं वो हमारे एलिमेंट्स किसके हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम। क्या है, सेकेंड कॉलम। और जो C12 है और जो C22 है वो C32, वो भी देखिएगा M12 M का कोफैक्टर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये, तो इसका कोफैक्टर कैसे क्या बोलेंगे, C12। तो M का कोफैक्टर क्या होगा, C12। Y का कोफैक्टर क्या हो गया, C22 हो गया। और Q का फैक्टर क्या हो गया, कोफैक्टर क्या हो गया, C32 हो गया। तो जो हमारा C12 और C22 है और C32 है, ये हमारे क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम। और मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, जो चीज़ रो के लिए ट्रू होती है वही चीज़ कॉलम के लिए ट्रू होगी। तो आप देखिए ना, इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर को निकाल करके इन्हीं एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम किया जा रहा है। इन्हीं सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल करके सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उनका सम कर दिया जा रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी याद कीजिए, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होती है। तो अब बताइए, इसकी वैल्यू बेटा आपको क्या मिलेगी, डेल्टा हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा हो जाएगी। और आगे क्या लिखा हुआ, माइनस, तो माइनस का डेल्टा। तो इसका फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया,
इसका जो फाइनल आंसर आपका आया वो क्या आया, वो क्या आ गया, इक्वल टू आंसर क्या आ गया, माइनस का डेल्टा, क्या आया माइनस। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका क्या है, ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी ट्रू है। तो आई होप ये आपको वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर लगा होगा, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और जितने भी जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस होंगे उनको भी बाकी अदर जितने वीडियो लेक्चर उनमें कवर करेंगे धीरे धीरे, और फिर इसी तरीके से हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे चलते चलते एक बात बोलना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर आपको बताऊँगा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा। तो जय हिंद।